तो दोस्तों मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बहस चल पड़ी है कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उस पे तनकीद भी हो रही है और उस पे अच्छे अल्फाज भी कहे जा रहे हैं हुकूमत को। मैंने रिक्वेस्ट की, जनाब आज अब्दुल बासित साहब से, आपको पता है रिसर्चर हैं, और मैं इनका ट्विटर हैंडल देख रहा था। आपको भी मैं कहूंगा इनका ट्विटर हैंडल देखें। और जिस तरह ये वन बाय वन तनकीद कर रहे थे, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे थे, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि आए हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि अब्दुल बासित साहब जो हैं वो रिसर्चर हैं और सिंगापुर में बैठ के ये कैसे देखते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी को, और इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, इस हवाले से बात की जाए। बासित साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। सर जीमा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। बासित साहब, आप क्या समझते हैं? पहले तो देखें, अच्छी चीजें तो पहले आती रहती हैं, लेकिन पहले मैं कौन समझना चाहता हूँ, पहले जो गैप्स हैं वो समझना चाहते हैं हम, ताकि मैं आपको मेंटली समझता हूँ कि आप बिल्कुल प्रोज के लिए तैयार थे, लेकिन मैं पहले आपको कॉन्स के लिए लेके आना चाहता हूँ कि व्हाट आर द वीकनेसेस, क्या है, और किस तरह एक एकेडमिकली, टेक्निकली आप समझते हैं कि गैप्स थे जिनको फिल किया जाना चाहिए था इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, जो कि 75 साल बाद बनी है, और उसके सफ़े भी बड़े थोड़े हैं। यही लोग तनकीद कर रहे हैं कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव अगर डॉक्यूमेंट था तो इसको फैलना चाहिए था। आप इसको किस तरह देखते हैं? काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखें, थैंक यू चीमा साहब। मुश्किल हो जाता है जी बहुत ज़्यादा एक तनकीदी जायज़ा, लेकिन अब आप मुझे उस तरफ उस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो चले। एक माहौल बन चुका हुआ है जनूबी एशिया में कि जितने भी क्रिटिकल वॉइसेस हैं वो एक तो खुद सेल्फ सेंसर कर रहे हैं, दूसरा उनकी स्पेस कम हो रही है। तो ये कोई चीज़ है जिसको हमें संजीदगी से देखना चाहिए। देखिए, कई बार एक जो चीज़ नहीं कही जाती वो शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उस चीज़ से जो कही जा रही हो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बहुत ही छोटा है, जैसे आपने कहा कि उसके इतने पेज नहीं है सफ़े, और इतनी अगर कॉम्प्रिहेंसिव है तो इतनी छोटी फिर क्यों है। तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट सेइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इट इज सेइंग। मैं कश्मीर से शुरू कर देता हूं। कश्मीर पे इस डॉक्यूमेंट में टोटल वर्ड्स है 113, एक पैरा। ठीक है जी। अच्छा, कश्मीर पे ये डॉक्यूमेंट क्या नहीं कह रहा है? जो कह रहा है वो आप जाके पढ़ सकते हैं, जो नहीं कह रहा वो मैं बता देता हूं। जो प्री कंडीशंस है इमरान खान साहब की कि अगस्त 2019 की जो स्टेटस को है उस पे वापस जाना, यानी आर्टिकल 370 और 35A का रिवर्सल, ये प्री कंडीशंस है फॉर नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया। अगर आपको मारगला डायलॉग याद हो 2021 का, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये प्री कंडीशंस का जिक्र नहीं किया था फॉर नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया, तो अब खान साहब की पोजीशन लगता है शायद वो है, क्योंकि उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई सी प्री कंडीशन का जिक्र ही नहीं है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुछ कहे बगैर खान साहब की गवर्नमेंट अब बहुत कुछ कह गई है, यानी जो कश्मीर की करंट स्टेटस को है उसको एज अ फेट अकम्पली हम इनडायरेक्टली एक्नॉलेज कर रहे हैं। अगर तो कर रहे हैं तो ये फिर तो जैसे वो कहते हैं कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक पैराडाइम शिफ्ट है, तो फिर तो डेफिनेटली पैराडाइम शिफ्ट है। अच्छा, वो साथ ये भी कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट है, एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रिप्रेजेंट करता है। इसके पीछे एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी मौजूद है और जिसमें डिटेल्स मौजूद है। तो हो सकता है शायद ये डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट में मौजूद हो, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कश्मीर के ऊपर, जिसको देखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो फॉरेन अफेयर्स का या जो फॉरेन पॉलिसी का या जो फॉरेन रिलेशंस का सेक्शन है उसमें अल्फाबेटिकली जिन मुल्कों का जिक्र है उनमें अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है। उसमें अमेरिका का कहीं जिक्र नहीं है। अमेरिका जो
70 साल से ज़्यादा से जिसके हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लाए रहे हैं, जिससे हमारे मेजर पैक्ट है डिफेंस के, सीटो साइन किया, सेंटो साइन किया, वॉर ऑन टेरर में लाए थे, उससे पहले कोल्ड वॉर में जिसको अफगान वॉर कहा जाता है उसके अंदर थे। अमेरिका सबसे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स आज भी वेस्ट और अमेरिका के अंदर है, वगैरह वगैरह वगैरह। अमेरिका का जिक्र जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो सेक्शन है उसमें है, यानी अमेरिका इज नॉट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री डिस्कस्ड इन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट फॉरेन रिलेशंस। तो फिर इसका क्या मतलब है? मैं सवाल रेज कर रहा हूं, आप इसका जवाब खुद अपनी तरफ से ढूंढ लीजिए। तो इसलिए मैंने कहा कि जो ये डॉक्यूमेंट नहीं कह रही वो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज से जो ये डॉक्यूमेंट कह रही है। अच्छा, फिर इसकी दूसरी तरफ इसके क्लेम्स पे आ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट कहती है कि जी ये एक सिटीजन सेंट्रिक सिक्योरिटी अप्रोच जिसमें इकोनॉमी सेंट्रल है, इकोनॉमी इज द सेंट्रल और द स्टिकिंग पॉइंट, और ये जियो इकोनॉमिक्स को और जियो स्ट्रेटेजी को बैलेंस करती है, यानी इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं देखती, रादर ये देखती है कि जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपने अपनी इकोनॉमिक जो पाई है उसको ब्रॉडन करना है ताकि आप अपनी डिफेंस की नीड्स को भी केटर कर सके और अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी करा सके, जिसमें आपका जो स्टिकिंग पॉइंट है वो है सिटीजन सेंट्रिक सिक्योरिटी अप्रोच। अच्छा, अब एक सिटीजन सेंट्रिक सिक्योरिटी अप्रोच जो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करता है, उसकी आयरनी यह है कि वो इदारा, वो प्लेटफॉर्म जो अवाम की उमंगों का तर्जुमान होता है और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में ये डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं हुआ, डिबेट ही नहीं हुई। जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तो इनपुट ही नहीं ली गई। जब इनपुट ही नहीं ली गई तो ये किस तरह एक सिटीजन सेंट्रिक सिक्योरिटी अप्रोच का डॉक्यूमेंट है। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर जो कनेक्टिंग जबान है, जो कौमी जबान भी है, वो उर्दू है। तो जो सिटीजन सेंट्रिक सिक्योरिटी की डॉक्यूमेंट है वो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी यहाँ कितने फीसद लोग समझते हैं, उर्दू में क्यों नहीं है? अब एज एन आफ्टर थॉट इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो जब आप इसको तनकीदी तौर पे बाजवा चीमा साहब देखते हैं तो इसके अंदर आपको काफी सारे जो है गैप्स जो है वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये 7 साल से ये डॉक्यूमेंट जो है वो चल रहा था, अंडर प्रेपरेशन था, तो 7 साल के बाद 40 पेज 50 पेज का डॉक्यूमेंट निकाला है। इसी तरह एक और क्लेम जो इस डॉक्यूमेंट के है कि ये फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट एवर नेशनल। अच्छा, ये फैक्चुअली करेक्ट बात नहीं है। जो पहली नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी वो चौधरी निसार जब इंटीरियर मिनिस्टर थे PMLN की गवर्नमेंट में, वो चौधरी निसार साहब ने दी थी, जिसको नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 1.0 या 2014 टू 2018 कहा जाता है। और वो प्राइमरीली टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म सेंट्रिक एक डॉक्यूमेंट था, और मदरसा रिफॉर्म्स और काफी चीजों की वो बात करती है। लेकिन फिर जब आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक हुआ 2014 दिसंबर वाला, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ने ओवरशैडो कर दिया था NISP 1.0 को। इसी तरह NISP 2.0 या 2019 टू 2022 या 23 बनी, जो आसन इकबाल साहब ने बनाई थी, और वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, वो भी मौजूद है। तो ये पहली, मेरे कहने का मकसद है, ये फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, ये फैक्चुअली इनकर, हाँ कॉम्प्रिहेंसिव के अगर बात की जाए तो फिर डेफिनेटली इस क्लेम में कुछ मेरिट है, लेकिन ये पूरी फैक्चुअली करेक्ट बात नहीं है। अच्छा, जो NISP 2.0 थी जो आसन इकबाल साहब ने बनाई थी, वो टुवर्ड्स द ट्वाइलाइट पीरियड ऑफ PMLN's टेन्योर एज अ गवर्नमेंट बनाई थी, यानी आउटगोइंग गवर्नमेंट थी, और वो एक 5 साल की पॉलिसी छोड़ के जा रही थी, जो मेरा जाती ख्याल है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप छोड़ दें, आपकी अगर एक पॉलिसी इलैप्स हो गई है तो पुरानी को चलने दें, जो नई गवर्नमेंट आएगी कोई भी, जिसको पब्लिक का मैंडेट मिलता है, जो PTI को मिला, तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए था, ये उनका डिस्क्रेशन होना चाहिए था, या नई पार्लियामेंट का डिस्क्रेशन होना चाहिए था कि वो किस किस्म की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चाहते हैं, उस तरह का डॉक्यूमेंट वो बना लेते। एक डॉक्यूमेंट बना के अपने इक़्तिदार के आखिरी महीनों में
आसन इकबाल साहब ने पीटीआई को इन अवे एक नो मैन्स लैंड में छोड़ दिया था, ना तो वो उसे अडॉप्ट कर सकते थे, ना वो उसे रिजेक्ट कर सकते थे। जो पीटीआई के लिए डायलेमा बन गया चीमा साहब, वो ये था कि अगर तो वो उसे अडॉप्ट करते उस निस्प 2.0 को, तो क्रिटिसिज्म आता कि जी देखें इनसे तो कोई पॉलिसी बनती नहीं है, इन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट अडॉप्ट कर लिया। अगर वो उसको स्क्रैप करते और अपनी डॉक्यूमेंट लाते और उनसे वो डॉक्यूमेंट अच्छा ना बनता, तो कहते देखे जी इनसे तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन ही नहीं सका, हमने बेहतर पॉलिसी दी थी। अब अगर मैं निस्प 2.0 को एनएसपी के साथ कंपेयर करूं या निस्प 1.0 से भी कंपेयर करूं, तो डेफिनेटली जो पहली दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुपीरियर डॉक्यूमेंट्स है चीमा साहब, वो सुपीरियर पॉलिसीज है। सो पीटीआई जिस डॉक्यूमेंट के साथ आई है, उसके क्लेम्स को आप छोड़ लें, आप उसके प्योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे देखें, तो वो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, सुपीरियर है, ये उस तरह से उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो जो पीटीआई के अंदर एक खौफ था, वो मेरे हिसाब से तो अब सच साबित हुआ है कि वो नो मैन्स लैंड में थे, 3 साल पॉलिसी ही नहीं लाए, अपनी पॉलिसी नहीं लाए। अब जब लाए हैं, अच्छा फिर इसमें एक पॉइंट और कॉमन है, अगर आप इसकी टाइमिंग को देखें तो पीएमएलएन ने जब बनाई तो वो पावर से निकल रहे थे, पीटीआई जब बना रही है तो टेन्योर तो उनका पूरा नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि इस्लामाबाद में आजकल जो पॉलिटिकल र्यूमर्स चल रही हैं, उसमें सबसे स्ट्रांग यही है कि खान साहब की गवर्नमेंट अपनी फाउंडेशन से हिल चुकी है और आजकल हो रही है कि आज गई कि कल गई, आज गई कि कल गई। तो जब अब अगर पावर इक्वेशन दोबारा हिल रही है, तो उस वक्त ये क्यों ले आए डॉक्यूमेंट? मुझे लगता है कि ये शायद बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं, वेरियस बॉक्सेस को पीटीआई जल्दी जल्दी उजलत में टिक कर रही है। मसलन ईवीएम्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर ये बिल्स लेके आए, इसी तरह ये डिफरेंट हाईवेज जो है उनका इफ्तिताह कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड जारी कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी जारी कर दी है कि शायद जब ये पावर से जाएं तो ये अवाम में जो जाके नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे वो ये थे कि हमने इनिशिएटिव्स तो लॉन्च कर दिए थे, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें टाइम चाहिए था, लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया गया। तो ये उजलत में एक बना हुआ डॉक्यूमेंट है, मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप उसे पढ़ें, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ें, क्रिटिकली पढ़ें और उसका कंपैरिजन करें जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उससे, तो वो 7 साल का उसके अंदर वो रिगोरस काम नजर नहीं आता जो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। तो आई थिंक इन्होंने बॉक्स को टिक किया है और ये सिर्फ एक बेस कवर करने की कोशिश है। फिर जो इसके अंदर एक चीज आखिरी पॉइंट है, आई कैन गो ऑन बट इतना काफी होगा, जो इसके अंदर चीज मिसिंग है वो ये है कि ये जितने पॉइंट्स इसके अंदर कहे गए हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी इज मिसिंग। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज फुल ऑफ प्लेटिट्यूड्स, बहुत ज्यादा इसमें, आई मीन एज हार्श एज इट साउंड्स, बहुत ज्यादा फ्लफ है इसमें कुछ इसके अंदर। मसलन इंडिया के साथ इट टॉक्स अबाउट पीस फॉर 100 years विद इंडिया, ठीक है जी। तो उसके अंदर आपने और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर इंडिया के साथ पीस नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो इस तरह की बातें जरूर हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा इसके दूसरी तरफ आ जाता हूं। आप अगर देखें और अगर ये बात सही है कि जो प्री कंडीशंस थी कि जी स्टेटस को प्री अगस्त 2019 पे लाए बगैर नॉर्मलाइजेशन शुरू नहीं होती इंडिया से, अगर अब आप देखें जो इंडिया की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बयान आ रहे हैं उन सियाचिन कि आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो सियाचिन को डीमिलिटराइज करने का कोई शायद चांस बन सकता है, तो इसका मतलब है कि कोई सिग्नलिंग बिहाइंड द सीन्स तो हो रही है। तो वो जो कश्मीर की पॉलिसी में प्री कंडीशंस का जिक्र नहीं है, which is a departure from खान साहब की पोजीशन, which was in contradiction with बाजवा साहब पोजीशन के बाजवा साहब ने मरगला डायलॉग में कहा था कि अब शुरू करें, और फिर इंपोर्ट करनी थी शुगर और इंपोर्ट करनी थी, इफ आई एम करेक्ट, तो शुगर और फर्टिलाइजर था शायद, ये पता नहीं दूसरी चीज क्या, कॉटन और शुगर इंपोर्ट करनी थी, लेकिन खान साहब ने उसको टॉर्पीडो कर दिया था। तो शायद अब खान साहब उस पोजीशन पे वापस गए बाजवा साहब वाली, और अब अगर वो जो सिग्नल्स हैं इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि जी सियाचिन से बात शुरू हो सकती है, सियाचिन शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मे बी कुछ आइस मेल्ट, मे बी, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है
یہ میرا ایک اپنا ایک آئیڈیا ہے, ایک اسمپشن ہے, غلط ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں آگے چلے, لیکن ایک سگنلنگ ضرور ہے. تو آئی تھنک ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز وچ آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ وہ یہ ہے کہ انہوں نے نان ٹریڈیشنل سیکورٹی کی اہمیت کو ایکنالج کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اکانومی کو انہوں نے ایکنالج کیا کہ وداؤٹ اکانومی, جو گن ورسز دا بٹر کی ڈیبیٹ ہے, اس میں انہوں نے ایکنالج کیا, انوائرمنٹ کی چینجز کو ایکنالج کیا, جنڈر سیکورٹی کو اس کے اندر ہیومن سیکورٹی کو لے کے آئے ہیں. سو اٹس اے کمپریہنسو in that sense, but اس کے اندر important details are missing. جب تک وہ linkages نہیں آتے تو وہ پوری طریقے سے وہ سمجھ نہیں آئے گی. اس میں جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ لیٹ سپوز چلی جاتی ہے, جو کہ ریومرز ہیں, اینڈ ریومرز جو ہیں وہ کافی اسٹرانگ ریومرز ہیں, وداؤٹ ریزن نہیں ہے, ملٹری سے خان صاحب کے تعلقات صحیح نہیں ہے, اگر یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو پھر اس پالیسی کا کیا فیوچر ہوگا؟ پہلی پالیسی بنی, اس کو نیشنل ایکشن پلان نے اوور شیڈو کر دیا. دوسری پالیسی بنی, گورنمنٹ چینج ہو گئی, اس گورنمنٹ نے اس ڈاکومنٹ کو کبھی ٹچ بھی نہیں کیا, اس کے اندر بھی کافی سارا ایفرٹ تھا. اب اگر یہ گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے اور اس پالیسی کو بھی کوئی ٹچ نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ تو وہ جو پولیٹیکل بائی ان تھا پارلیمنٹ کا, اگر پارلیمنٹ کا بائی ان ہو جاتا تو مے بی کوئی اس کو اڈاپٹ کرتا. تو آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ڈاکومنٹ تو ضرور ہے چیمہ صاحب, کیا وہ امپلیمنٹ ہوگا؟ اچھا, پھر ایک اور جو بات ہے, کیا آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز موجود ہے, اس طرح کی مین پاور ہے جو اس پہ بات کر سکے, جو کریٹیکلی چیزوں کو دیکھ سکے؟ کیا وہ پولیٹیکل ول ہے سارے اسٹیک ہولڈرز میں؟ جب کنسنسس ہی نہیں ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس کا ہونا تھا, کیونکہ یاد رکھیے یہ ایک صرف ایکسٹرنل سیکورٹی کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. ہماری ایکسٹرنل سیکورٹی جو ہے وہ ہیویلی انڈیا سینٹرک ہے, وہ ہمیشہ سے ملٹری نے خود بنائی ہے, اس میں پبلک کا انپٹ اتنا تو نہیں ہوتا. اس میں انٹرنل سیکورٹی ڈومینیٹ کرتی ہے, ان سینس کہ آپ لوگوں کے سٹیکس کی بات کر رہے ہیں, اکانومی کی بات کر رہے ہیں, ہیومن سیکورٹی, جنڈر سیکورٹی, فوڈ سیکورٹی, سو آن اینڈ سو فورتھ, انوائرمنٹل سیکورٹی. تو جب تک پبلک کا بائی ان نہیں ہوتا, جب تک پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا بائی ان نہیں ہوتا, اس کی سسٹینیبلٹی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو آئی تھنک یہ اجلت میں ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا جناب, جس کے اندر کافی سارے جو ہے وہ باکسز کو ٹک تو ضرور کیا ہے, لیکن وہ امپورٹنٹ ڈیٹیلز مسنگ ہے, جس سے ایک غیر سنجیدگی کا امپریشن ڈیولپ ہوتا ہے. جی چیمہ صاحب. نہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں غیر سنجیدگی ہے, اور NISP-1 اور NISP-2 جو تھے وہ زیادہ بڑے اور کمپریہنسو ڈاکومنٹ تھے, لیکن آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی کا ذکر کر کے یا اس کو امپریشن, اس کو سٹریس کر کے چیزیں بہتر کی گئی ہیں. میں آخری ایک چھوٹا, کیونکہ آپ نے باسط صاحب ایک انتہائی اسٹرکچرل اس کا ریویو کر دیا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ ہم زیادہ رائٹ لیفٹ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو ایک تو آپ نے کمپریہنسو ریویو کیا, اس کا بہت شکریہ. ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں جس میں میں چاہتا ہوں کہ کلیئرٹی آ جائے اور اس ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ بھی کر لیں, وہ ہے کشمیر. مجھے یہ بتائیں سر کہ اچھا, ایک سوال اس میں یہ بھی ہے آپ کی ڈسکشن میں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ 60 پیجز وہ ہیں جو ابھی تک ریلیز نہیں کیے گئے, جو ہمیشہ کے لیے جو کانفیڈینشیل رہنے ہیں یا وہ ہے, تو اس میں ظاہر بات ہے بہت کچھ لکھا گیا ہے جو شاید آپ تنقید کر رہے ہیں, یہ بھی تو ایک پہلو ہو سکتا ہے اس حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ کیا کشمیر کے اوپر پاکستان نے, دیکھیں اس ڈاکومنٹ کو پڑھتے ہوئے لوگوں کو سمجھ لگے گی, ٹائم لگے گا ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے لوگوں تک, شاید اردو میں نہ اس کو کرنے کی وجہ یہ بھی ہو کہ لوگوں کو جب اردو کی سمجھ لگے گی, لوگ پڑھیں گے تو لوگ حکومت پہ تنقید نہ کرنا شروع کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جو ہے اب حکومت نے اپنی لائن لینتھ بدل لی ہے؟ یعنی کشمیر جو ہے وہ جو آپ نے کہا کہ جی جو کنڈیشن تھی ہماری کہ اگست 2019 سے کہ جی پہلے اس کو ریورس کریں اور پھر ہم آپ سے بات کریں گے, تو اٹ مینس کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اب کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر یا اس کے اوپر بات کیے بغیر اکنامکلی انگیج ہونا چاہتا ہے. ایک تو یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے, اور دوسرا اس میں باسط صاحب یہی بتائیے گا, واٹ ایف اگر انڈیا ہی آپ کو سپیس نہیں دیتا تو اس وقت کیا ایک جو ہے وہ سچویشن بنے گی؟ دیکھیں نا,
آپ اس کی کڑیاں ملائیں, تھوڑے جو ڈاٹس کو کنیکٹ کریں خود ہی, تو مارگلہ ڈائلاگ 2021 ہے جس میں باجوہ صاحب کی جو سپیچ ہے, جس کے بعد بہت زیادہ انالیسیز ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہے, لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا. تو مارگلہ سپیچ کے اندر جو باجوہ صاحب نے کمپریہنسو پیس کی بات کی تھی ان دا نیبرہڈ, کہ ایسٹ اور ویسٹ میں, اس کے اندر انہوں نے 37035A کے ریورسل کی بات نہیں کی تھی. باجوہ صاحب واز سائلنٹ آن دیٹ. اب اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو دیکھیں تو اس کا جو پبلک ورژن ہے اس میں بھی سائلنس ہے. تو اگر اس وقت بھی تھا, اچھا اس کے درمیان جو صرف اس کے اندر ایک کانٹرڈکٹری سگنلنگ ہے وہ عمران خان صاحب کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا جی جب تک کشمیر کا کچھ نہیں ہوتا تو کاٹن اور شوگر انڈیا سے نہیں آئے گی. تو اگر عمران خان صاحب اس پوزیشن پہ واپس گئے ہیں اب جو باجوہ صاحب کی تھی, اور اگر وہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں یہ ذکر نہیں تھا, تو پھر دیر از اے لاٹ ٹو لک انٹو دیٹ. اسی لیے میں نے کہا جو یہ ڈاکومنٹ نہیں کہہ رہی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے جو یہ ڈاکومنٹ کہہ رہی ہے. تو اگر انڈیا کے ساتھ 100 سال کے پیس کا پلان ہے تو وہ 100 سال کے پیس کا پلان جو ہے اس میں آپ کچھ چیزوں کو آپ کو فریز کرنا پڑے گا نا. تو باقی آپ یو کین انٹرپریٹ اٹ ڈفرینٹلی. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر یہ ڈاکومنٹ پری کنڈیشنز کا ذکر نہیں کر رہی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کشمیر پہ چینج ہو گئی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی پوزیشن کو کشمیر پہ کلیریفائی کرے. اس ڈاکومنٹ کے بعد فورن آفس سے ایک بیان آنا چاہیے جو یا آئی ایس پی آر سے بیان آئے جو کلیئر کرے کشمیر پہ پوزیشن کو, کہ آج آئی ایس پی آر کی اور پاکستان کے فورن آفس کی کیا پوزیشن ہے کشمیر پہ. کیا وہ پری کنڈیشنز جو ہے وہ ہولڈ کرتی ہیں؟ اگر تو پری کنڈیشنز ہولڈ کرتی ہیں تو پھر آپ کا جو اگلا سوال تھا کہ واٹ اف انڈیا جو ہے وہ ریسیپروکیٹ ہی نہیں کرتا. یہ جو پورا پلان ہے کہ جی اکنامک انٹیگریشن ہو اور پیس ہو اور 100 سال, تو اگر انڈیا ریسیپروکیٹ ہی نہیں کرتا تو آپ کا تو ادھر ہی پلان سٹال ہے آدھا. ساروں سے بڑا نیبر تو آپ کا انڈیا ہے, جو ہے ساؤتھ ایشیا کا لارجسٹ لینڈ ماس انڈیا کے پاس ہے, تو آبویسلی تجارت کو انڈیا ڈومینیٹ کرتا ہے. تو اگر آپ اس طرح سے کرٹیکلی انڈیا سے انگیج کر ہی نہیں پاتے, ان کا کوئی بائی ان نہیں ہوتا, تو پھر اب دیکھیں اس کو, اب اگر آپ جیو پولیٹیکلی تھوڑا چلائیں تو انڈیا امریکہ کے ساتھ ایک میجر پارٹنر ہے اگینسٹ چائنا. پاکستان چائنا کے بڑے قریب ہے, سمٹ فار ڈیموکریسی میں نہیں گیا, اور اب خان صاحب اگلے مہینے شاید یا اس مہینے کے اینڈ پہ جو بھی تاریخ ہے چائنا وزٹ بھی کر رہے ہیں, اور امریکہ کو آپ نے ریسٹ آف دا ورلڈ میں رکھ دیا ہے. تو اب اگر آپ یہ کپلنگ کریں انڈیا اینڈ امریکہ, چائنا اینڈ پاکستان, تو آپ کو لگتا ہے پھر انڈیا آپ کے پیس پلان پہ چلے گا. ہاں وہ آپ کے ساتھ ان ایریاز پہ چل لے گا شاید سلیکٹیولی جس پہ انہیں ریلیف ملتا ہے. مثلا اگر سیاچین کی ڈی ملٹرائزیشن ہوتی ہے, اگر ہوتی ہے, تو اس میں انڈیا کا فائدہ ہے. انڈیا کین فوکس آن اٹس بارڈرز ان ہمالیہ ود چائنا اینڈ فوکس آن بلڈنگ اٹس ڈیفنسز اگینسٹ چائنا. یا کوئی اور اگر تجارت کھلتی ہے انڈیا کو یا ایکسپورٹس کی اپرچونٹیز ملتی ہے تو شاید وہ لمیٹڈ آئٹمس میں کھول لے اپنی پرائورٹی پہ. تو آئی تھنک یہ جو پاکستان کی سگنلنگ ہے اس میں کچھ کانٹرڈکشنز بھی ہیں کہ آپ جیو پولیٹیکلی جیسے موو کر رہے ہیں اور جو آپ اپنی سیکیورٹی پالیسی لا رہے ہیں اس کی جو ریالٹی ہے اور جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اس کا ایک مس میچ ہے. تو آپ جب تک وہ دور نہیں کرتے, اچھا پھر سی پیک ہے, سی پیک جو ہے وہ فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہے. تو اگر امریکہ ریسٹ آف دا ورلڈ میں آپ نے ڈال دیا ہے, سی پیک آپ کا ٹھپ پڑا ہے, ٹھیک ہے, افغانستان جو آپ کا نیبرہڈ ہے ایسٹ پہ, ادھر وولیٹیلٹی ہے, ایک ہیومنٹیرین کرائسس ہے, اور سوری ایسٹ میں انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلق نارمل نہیں ہے, تو آپ کی اکانومی ویکیوم میں تو نہیں چل سکتی چیمہ صاحب. جو ایک ہی پوٹینشل اچھا سائن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ جو ٹرکی ایران پاکستان کی ایک وہ کوئی ٹرین تھی, وہ میرا خیال ہے فری ٹرین ہے, وہ آئی ہے, وہ کوئی ایک روٹ ریوائیو ہوا ہے, یا سینٹرل ایشیا سے ٹاپی کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے علاوہ کیا ہے. سو آئی تھنک ریالٹی اور ایکسپیکٹیشن کا ایک مس میچ ضرور ہے, لیکن I'll give it to خان صاحب اینڈ his گورنمنٹ کے اگر وہ کہتے ہیں یہ ایک امبریلا ڈاکومنٹ ہے جو اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے اباؤٹ پاکستان کہ what پاکستان wants, so پاکستان wants peace based on economic prosperity, regional integration, peaceful relationship with all its neighbors, particularly
इंडिया, तो ये एक अच्छा सिग्नल है, लेकिन हाउ डू यू रीच देयर, वो डिटेल मिसिंग है। जी चीमा साहब। जी, बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने ये जो बात की है कि मेजर डिटेल मिसिंग है। शायद इसमें अमूमन हुकूमतें चीज़ें शेयर भी नहीं करती कि कहीं ज़्यादा ही बहस ना होनी शुरू हो जाए और लोग कंक्लूजन्स पे ना पहुँचना शुरू हो जाएँ। लेकिन मैं आपकी बात से इस चीज़ पे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो ज़्यादातर जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये एनएसपी क्या है, और जिनको ये पता चला है, उनको क्लैरिटी नहीं है। तो ये भी एक मसला है, और जनरल अवाम अगर इसका जो मेन बेनिफिशियरी है नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के, वो जनरल पब्लिक है, तो उनको ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट इतना नहीं है कि वो अंग्रेजी पढ़ सके और इसको समझ सके, और मीडिया नॉर्मली जितनी गवर्नमेंट की लाइन टो करता है वो किस तरह बता सकता है या इसको डायसेक्ट कर सकता है, जिस तरह आपने एकेडमिक। एक बात ऐड करता हूँ। मसलन वो कहते हैं कि जी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है या जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो अचीव होएगी बाय सर्विस बेस्ड गवर्नेंस या सर्विस डिलीवरी पे एंड गुड गवर्नेंस पे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि जितनी मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस पीटीआई की गवर्नमेंट ने की है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बैड मैनेजमेंट किसी और ने नहीं की। तो ये देखें ना, दिस इज द आयरनी कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल कोलैप्स के पास पहुंचा दिया, बैड गवर्नेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मिसमैनेजमेंट की जो है नई तारीख रकम कर दी, वो अब कह रहे हैं कि वो अच्छी मैनेजमेंट करके पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है उसको किसी और लेवल पे, जिन्होंने इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी दी है वो ही अब उसकी, यानी जो जिन लोगों की वजह से बीमारी हुई वही उसकी अब दवाई भी तजवीज कर रहे हैं। तो वो आई मीन अगेन वाल से कि वो जो एक्सपेक्टेशन है, रिटोरिक है, और जो रियलिटी है उसका बहुत बड़ा मिसमैच है चीमा साहब। तो ठीक है, क्या लोग इसके अंदर बाय इन करेंगे? गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, लेजिटिमेसी क्या है, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, इनकी गवर्नेंस के क्रेडेंशियल्स क्या है, ये सारी बातें लोगों को पता है। तो मुझे तो ये एक जुबानी जमा खर्च लगता है जी, जो मेरा ख्याल है कहीं जाएगा नहीं। तो एक और डॉक्यूमेंट जरूर ऐड हो गया है हमारे पास, अगर आप पाकिस्तान की जो लॉज है उनको उठा के पढ़ें, एंटी टेरर लॉ 1997, निस्प 1.0, निस्प 2.0, एनएसपी, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, और डॉक्यूमेंट्स को बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, बहुत ही अच्छी, सारा कुछ प्लेटिट्यूड्स है इसमें। इम्प्लीमेंटेशन वेल विल सी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है, और जिस तरह के बासत साहब आपने कहा कि इनके पास सिर्फ 1.5 साल रह गया है, तो किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगली हुकूमत इसकी लेजिटिमेसी को मानती है या नहीं मानती है, इस डॉक्यूमेंट को क्या करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी पोलराइजेशन है कि एक हुकूमत का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट दूसरा नहीं कर रहा, दूसरे का जो है वो पहला नहीं कर रहा। एनीहो, लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित साहब फॉर योर in depth analysis and research based analysis on the national internal security policy. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू चीमा साहब।